चलिए न्यूमेरिकल समझ आ गया ना आपको न्यूटन्स लॉ पे। अब हम इसका नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं, टेम्परेचर। ये कल का वैसे रिवीजन ही है, ठीक है। रोज शायद इतना डिटेल में तो मैं नहीं करा पाऊँ, बस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कल मेरा लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं था, प्लस आज आप लोग कुछ नए भी जुड़े हैं। देखें, टेम्परेचर में मेजर है हॉटनेस है कोल्डनेस का, ये बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है? जीरोथ लॉ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? जीरोथ लॉ से आता है। और टेम्परेचर को मेजर करने वाली डिवाइस क्या है? थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर भी किस पे बेस्ड हुआ? जीरोथ लॉ पे, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, इसके साथ में एब्सोल्यूट नहीं वर्ड यूज करा है, तो जीरोथ लॉ पे बेस्ड होगा। थर्मोमीटर भी जीरोथ लॉ पे बेस्ड होगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लगा देंगे तो वो कार्नोट पे चला जाएगा, राइट। क्योंकि हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ट्रिपल पॉइंट के साथ में, जो हम पढ़ेंगे जब हमारा कार्नोट साइकिल आएगा। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। देखिए हमारे पास वेरियस स्केल होती है, बट हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड है वो है एक तो सेल्सियस स्केल, एक आपकी फ़ारेनहाइट, एक होती है आपकी केल्विन, और एक होती है र्यूमर, ठीक है। इनके रिलेशन पढ़ेंगे, कैसे बनता है मैं वो भी बता देती हूँ, बट आप डायरेक्ट याद करेंगे। माइनस होता है ऊपर इनिशियल यूनिट, और नीचे आता है फाइनल माइनस इनिशियल। बनता ये ऐसे है, बट हमें से वो नहीं है, हम डायरेक्ट याद करेंगे कि C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180। नहीं वो क्या हो गया? नहीं नहीं, माइनस ही होता है, ये सब में माइनस ही होगा। नहीं नहीं, उस पे तो मिनिमम 0 होता है, वो माइनस सेल्सियस में जब कन्वर्ट करते हैं ना तब होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में। क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं कि एब्सोल्यूट 0, तो आपको वहाँ केल्विन में नहीं दिखेगा, आपको सेल्सियस में दिखेगा, तो आप सडनली पॉजिटिव या नेगेटिव लगा के आ सकते हो, तो आपको वहाँ से कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये इन सब के बीच का रिलेशनशिप है, जहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। रिलेशनशिप तो हार्ड ही पूछे, बट पूछ भी सकता है, कोई वो नहीं है, तो मैंने इसलिए बता दिया। बट यस, हमसे कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं तो दे विल आस्क लाइक कि भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पे बराबर होता है, तो इट इज -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद नहीं तो गो फॉर कैलकुलेशन, बट अगर आपको याद है तो आपको टाइम सेव हो जाएगा, राइट। और 57.25 ये बराबर होता है फ़ारेनहाइट और केल्विन के स्केल पे। अगर हम केल्विन के स्केल को आगे एक्सटेंड करके देखें तो इनकी जो वैल्यू सेम आएगी वो ये आएगी, ठीक है। और फ़ारेनहाइट और र्यूमर पे देखें तो -25.6 फ़ारेनहाइट और र्यूमर बराबर होता है, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, बट अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो यू विल सेव योर टाइम, ठीक है भाई। इतना समझ आ गया? ये मैं आपको इसीलिए होमवर्क में देने वाली थी कि आप एक चीज़ खुद कैलकुलेट करें, ठीक है। मैं इसको कल आपको बता दूंगी, पर स्टिल एक चीज़ आपको खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप आ रहे हैं। आपका यूज़ भी हो जाएगा, प्लस आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप कैसे इसको यूटिलाइज करोगे।
ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास देखिए 3 तरह के इक्विलिब्रियम होने बहुत जरूरी है, तो तीनों ही होने चाहिए। अगर आपके पास एक होगा या कोई 2 होंगे तब आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो 2 मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। ठीक है, जीरोथ लॉ बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ में बात करता है, वो टेम्परेचर को ऐसे ही मेजर नहीं करता, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में बात करता है। एक बार बता देती हूँ मैं यहाँ बीच में, ये कहता है कि अगर आपका ए सिस्टम है और वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और कोई हीट एक्सचेंज सिर्फ तभी नहीं होगा जब उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये जो बी है ये किसी तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर टी ए है तो बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ बी। यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो टेम्परेचर ऑफ बी है वो इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ सी के। तो आप यहाँ से खुद भी बता सकते हो, तो हमें इससे ये पता लगेगा कि ये आपस में दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। मूव टू नेक्स्ट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल होना चाहिए। थर्मल का तो आपको समझ आ गया, हीट कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जितनी पहले थी उतनी, यानी कि इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितना T1 है उतना ही T2 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी मास का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई भी न्यू फॉर्मेशन नहीं हुई। मैकेनिकल का मतलब है कि अनबैलेंस फोर्स इसके पास नहीं होगी। ठीक है, यानी कि बाहर से इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, जो भी काम कर रहा है सभी सिस्टम इंटरनली काम करेगा। समझ आ गया। अगर ऐसा है, अगर कोई सिस्टम ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देन उस सिस्टम के लिए स्टेट ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। स्टेट ऑफ इक्वेशन से क्या है, स्टेट ऑफ इक्वेशन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, और स्टेट वेरिएबल से क्या मतलब है, स्टेट वेरिएबल से मतलब वे क्वांटिटीज जो हमारे सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉरवर्ड पे। ठीक है, ज़्यादा इसको हम इंडिकेटर डायग्राम से करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ये तभी पॉसिबल है, अगर नहीं है तो ये पॉसिबल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आइडियल गैस के लिए आप इक्वेशन जानते ही हैं, PV is equals to nRT। और अगर मैं 1 मोल या 1 ग्राम मोलिक्यूल के लिए लगाऊं तो इट इज PV is equal to RT। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ से T को PV की टर्म में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर स्टेट है तो उसकी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, उसकी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, एक रिलेशनशिप होगा जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई P और B और T आपस में कैसे एक रिलेशनशिप में है। प्लस किसी भी एक वेरिएबल को आउट ऑफ PVT दूसरे की दो, बाकी दो की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। अब जिस भी स्टेट पे बात करेंगे, कंडीशंस पे बात करेंगे PV की वैल्यूज के लिए, T की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ।
करिए। Air is filled in a vessel at 60 degrees Celsius to what temperature it should be heated so that 1/4 of air escape out of the vessel। और ये मैंने अभी आइडल गैस पे ही दिया है, तो आप उसका फॉर्मूला ही यूज करके करेंगे। क्या रहा है? नहीं, अगर 1/4 स्केप करेगी तो फिर 3/4 बच जाएगी ना वहाँ पे। ये बेटे वेसल से बाहर निकल गई। नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, वो नहीं, वो चीज़ आपको नहीं दी है, प्रेशर वॉल्यूम आपको नहीं दिया, तो वो तो बढ़ेगा नहीं। स्केप हुई है, आपको हीट करा ना, बाहर निकल गई वो, ठीक है। तो आपको कितनी बची? देखिए अभी हमने पढ़ा कि PV = nRT। हाँ, उससे नहीं है, जब तक आपको नहीं देंगे ना, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपका वेसल एक्सपेंड नहीं करा है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट समटाइम ऐसे डायरेक्ट भी आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको दिया ये। इसमें हम वेसल का एक्सपेंशन भी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, और हमारा जो गैस है उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट। हाँ जी, तो उसमें 3/4 बच जाएगी। क्या? 111। चलिए और बताइए। हुआ भाई किसी का? इतने टाइम का नहीं है हमारे लोग। देखिए प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास इक्वेशन होती है, ठीक है। प्रेशर में कोई चेंज की बात नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज की बात नहीं है, आर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला लगाइए। आया किसी का? और अब डिग्री सेल्सियस में बताओगे मेरे को आंसर। वन 121 डिग्री सेल्सियस में
डायरेक्ट लगाइए, ठीक है। जो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे ना वो इसी तरह से देखने मिलेंगे कि जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है, लाइक 2021 पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो हम उसी कैलकुलेशन को इजी बनाने पे काम करेंगे कि भाई हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के कैसे उसको इजी वे में कर सकते हैं। चलिए 171 है, इसका आंसर आप लोग ट्राई करेंगे और अगर नहीं आता है तो हम इसको फिर कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट यू शुड गिव इट अ ट्राई। चलिए अभी हमने बात करी आइडल गैस की, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। करिए। कितना आ रहा है? 2000 केल्विन। चलिए अभी बाकी भी बताइए। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना जो आज नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होती है दे कैन आस्क मी डायरेक्टली, वो तब बता सकते हैं। अदरवाइज कल एक बार मैं उनसे दोबारा पूछूंगी कि भाई कैसे हुआ। अगर प्रॉब्लम रहती है तो हम फिर कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2000 केल्विन, ओके। और भाई बाकी बाकी को मैंने म्यूट रखने के लिए थोड़ा ये करा है, वरना तो मैं रिकॉर्ड ना कर लूं। गुड। देखिए बाकी जिन्होंने नहीं करा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट, ठीक है, डू ट्राई विद दिस। आपको T2 निकालना तो आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे। T2 इज इक्वल्स टू P1V1 P2V2, ठीक है। ऐसे आप ये चीजें डायरेक्ट लिखेंगे अपनी कॉपी में, मतलब डिस्पाइट की पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, फिर हमने यहाँ से ये बनाया। तो ये सब स्टेप आपको कट करके सेव करना है अपना टाइम। बाय प्रैक्टिस यही आएगा, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा सर उल्टा कर दिया, यस राइट। चलिए
एडियाबेटिक के यहीं पे कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज आगे भी आएगा। चलिए थोड़ा आपको गैप ही मिल जाएगा, आगे कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं वर्क के बारे में, ठीक है। कल हमने यहाँ पे एडियाबेटिक के न्यूमेरिकल्स भी करे थे, बट जब हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे ये हम तब कर लेंगे। देखिए वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है क्या होगा। एक गैस इसमें भरी हुई है, तो ये पिस्टन है, ठीक है। अब इस पिस्टन पे काम क्या हो सकता है, देखिए या तो गैस का ये वाला पार्ट गैस के इस पार्ट पे आपस में फोर्स लगाए, है ना। एक ये हो सकता है गैस इस पिस्टन पे लगाए या कोई ऊपर से इस पिस्टन पे लगाए, समझ में आया। तो अगर इस चीज को देखें तो वर्क जो होता है वो तो यही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हम यहाँ पे जाएंगे, एक होता है इंटरनल वर्क और एक हो गया हमारे पास में एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। इंटरनल वर्क का क्या मतलब है, इंटरनल वर्क का मतलब है जब सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे लगाता है, यानी कि वर्क किसी बाहर के सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है, किसी भी और चीज के साथ नहीं हो रहा है, बट सिस्टम के अंदर ही खुद ब खुद हो रहा है। वी कैन नॉट गो विद दैट, इसके लिए हमें कोई भी इम्पोर्टेंस इसको जो है थर्मोडायनेमिक्स में नहीं दी जाती। तो अगर आपसे वर्क डन के बारे में बात होगी तो इट शुड बी एक्सटर्नल ओनली, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में देखिए दो तरह के होते हैं, ये समझिए। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और एक होता है नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। जब एक्सटर्नल वर्क कब होगा, जब इस पिस्टन की मूवमेंट होगी, ऊपर हो या नीचे हो। अगर ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाता है, तो देखिए ऊपर जाने का मतलब है फोर्स कहाँ से लगी होगी, नीचे से लगी होगी, यानी फोर्स लगाने वाला कौन है, गैस है, हमारा सिस्टम है। तो इसका मतलब काम सिस्टम कर रहा है। अगर काम सिस्टम करेगा तो तब वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। या बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं एक्सपेंशन की फॉर्म में। जब भी एक्सपेंशन होगा तो काम कौन कर रहा होगा, सिस्टम कर रहा होगा, एंड इट इज कंसिडर एज पॉजिटिव वर्क। वेयर एज अगर ऊपर से पिस्टन पे वर्क हो रहा है, ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, अभी सिस्टम पिस्टन यहाँ है, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ, तो ये कंप्रेशन होता शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑन सिस्टम। तो जब नेगेटिव वर्क डन, हम उसका डब्ल्यू का साइन नेगेटिव लेंगे, कब लेंगे, जब सिस्टम पे काम हो रहा होगा, यानी कि कंप्रेशन। और अगर इसको हम थर्मोडायनेमिक इसमें करेंगे तो देखिए फोर्स का मतलब होता है प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट, तो ये बना देगा हमारा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पी डी वी। तो अगर आपके पास डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू हो जाएगा पी डी वी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आता है कि भाई वर्क जो है वॉल्यूम फर्स्ट से इतना चला गया तो कितना वर्क डन हुआ, तो इतना वर्क डन हमारा होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, चलिए आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जनरलाइज कर लेते हैं। चलिए करिए। पी प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करा गया है ताकि इसका वॉल्यूम 1/3 हो जाए, वर्क डन निकालना है। हाँ पीवी के टर्म्स में आएगा, कितना आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव,
ठीक है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है? वर्क इज डन ऑन सिस्टम और वर्क इज डन बाय सिस्टम। वेरी नाइस। ये तो समझ आ गया ना आपको कि वर्क सिस्टम पे कब होगा या सिस्टम कब वर्क करेगा। इसको एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे किसकी, उसमें जब हमारा साइक्लिक प्रोसेस आएगी कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में क्या होगा। इतना भी सबको समझ आ गया। अब देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल याद हो जिसमें आपका आंसर आया था 30 कैलोरी, याद है? और मैंने कहा था कि इस पर ध्यान रखना, इस पर हम बात करेंगे। हमें बात क्या करनी है? देखिए, हीट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो हीट की यूनिट भी जूल होनी चाहिए, बट हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं। तो वर्क डन और हीट में क्या होता है? रिलेशन होता है, ठीक है। वो रिलेशन ये है, W इज इक्वल टू JQ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है हीट वर्क का, और जहाँ पे J कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्या है? जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, और J की जो वैल्यू होती है वो अब मतलब 4.18 होती है, बट हम अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे, इट इज 4 जूल पर कैलोरी। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ से 1 कैलोरी की भी निकाल सकते हो अगर हम 1 कैलोरी को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, वर्क जो होता है, देखिए वर्क को आप जब भी कैलकुलेट करोगे वो जूल में निकल के आता है, लेकिन अगर हमसे हीट पूछी जाती है तो क्वेश्चन में वो कैलोरी में मिलेगी हमको, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तो अगर आपसे ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जिसमें वर्क और जूल हीट बाद में निकलवाया होगा तो वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन इट। समझ में आ गया भाई? अच्छा, दूसरी देखिए, ये 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी का मतलब 1 ग्राम को जब आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना चढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंस जो क्लास साइज है वो दोनों का बराबर ही होता है। लेकिन क्या ये कोई भी हो सकता है? तो ये कोई भी नहीं हो सकता। ये जो रेंज होती है, जो मतलब स्टैंडर्ड है, वो यही है। ठीक है, जैसे 1 मीटर आप इंच टेप से भी नाप सकते हो, किसी भी टेप से नाप सकते हो, लेकिन जब वो स्टैंडर्डाइज किया गया था तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ से किया गया था। ऐसे ही यहाँ पे 1 कैलोरी को स्टैंडर्डाइज करते हैं इन टेम्परेचर के बीच में कि 14.5 से 15.5 ले जाने में हमें जितनी भी हीट चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी क्या है? एक सीजीएस यूनिट है। ये बातें समझ में आ गई भी? क्लियर है भाई सबको? ये नितेश, आकांक्षा, प्रियंका, अस्मित, अनन्या, एकता, ये सबको समझ आ गया? चलिए, तो फिर ये बस हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी हम तब यूज करेंगे। ठीक है, ये अलग बात है जो मे भी आपको नोटिस में ना आए। अभी हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की। डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो ये है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या रिलेशनशिप है बिटवीन पीवी, तो इट इज पीवी कर्व। ठीक है, कि वाई एक्सिस पे पी, एक्स एक्सिस पे वी, और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा वो, प्लस इस ग्राफ के अंडर का एरिया। ठीक है भाई, देखो एरिया तो बताता है वर्क को कि
कितना प्रोसेस में जो भी प्रोसेस हुई है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिस भी तरह की हुई है उसमें कितना वर्क डन हुआ है। और ये जो स्लोप है, ठीक है, ये इस स्लोप का क्या कर्वेचर होगा या किस फॉर्म का होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, पूरा वर्टिकल होगा, या किस शेप का, पर्टिकुलर शेप का आ रहा है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये आइसोथर्मल हुआ है या जो भी प्रोसेस इसने देखा है, ठीक है, बातें समझ आई। इंडिकेटर डायग्राम, पीवी कर्व डायरेक्ट पूछा जाता है। एरिया क्या बताता है, वर्क डन को बताता है, और स्लोप क्या बताता है कि किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से वो हुआ है। अगर एरिया बता रहे हैं तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा वर्क डन होगा। चलिए तो देख ही रहा है। इसको मान लेते हैं W4, W3, W1, W2, W1। जरा मुझे ये बताइए इनका असेंडिंग ऑर्डर, किसमें सबसे कम वर्क होगा और किसमें सबसे ज्यादा वर्क होगा। W4 सबसे ज्यादा है और W1 सबसे कम है। ठीक है, तो W4 का चूंकि कवर्ड एरिया जो है सबसे ज्यादा होगा तो W4 में ज्यादा वर्क डन होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। फिर W3, W2 और W1। तो अगर हमें जस्ट कंपैरिजन करना है कि भाई कौन सा आ रहा है तो हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब जरा एक चीज और यहीं से बता करके चलते हैं। अगर मैं मान के चलूं इनिशियल स्टेट ये है मेरी और फाइनल स्टेट ये है, तो यहां तक आने के देखो ऐसे भी आया जा सकता है ना, आप ऐसे डायरेक्ट भी आ सकते हो और आप ऐसे भी आ सकते हो। तो इनिशियल फाइनल तो फिक्स है, तो क्या तीनों प्रोसेस में वर्क डन सेम है? बिल्कुल, तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा, ये बराबर नहीं होंगे। तो मुझे बताओ क्या सिर्फ वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करा या पाथ पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल, तो जो वर्क डन होता है वो एक स्टेट वेरिएबल होने के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है, कंप्लीटली स्टेट वेरिएबल नहीं है। समझ में आ गई ये बात? W इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही है, प्लस ये पाथ फॉरवर्ड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। अब जरा अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि W इज इक्वल टू जे क्यू, तो Q इज इक्वल टू W अपॉन जे। जे तो कोई क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है, तो क्या Q भी सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल, Q भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, प्लस पाथ पर भी डिपेंड करेगा। समझ आ गई? और एक चीज नोट करने वाली ये है, मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम नहीं लिया है, हमने ये जनरल बात की कि अगर इंडिकेटर डायग्राम को हम देखें तो पाथ इन वर्क और एनर्जी इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है, वर्क और हीट, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि भाई किसके लिए पर्टिकुलरली करती है, या कोई ऐसा स्पेशल केस है कि जिसके लिए नहीं करती। इतना क्लियर है अभी तक? ये बताओ। यहां तक का किसी को पूछना हो तो पूछो, मैं एक बार आपके टॉपिक लिख देती हूँ स्टार्टिंग से, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यहीं पे हमने करा है न्यूटन्स लॉ।
फिर हमने करा है जीरोथ लॉ, इसमें हमने पढ़ा है टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल्स और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेजर करने के लिए या क्या चीज थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर हुआ, न्यूमा, इसको क्या चीज बता सकती है? वेरी नाइस। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम उसको टेम्परेचर से बता सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और इक्वेशन स्टेट में हमने एग्जांपल लिया है आइडियल गैस का। फिर हमने क्या किया वर्क, इतने टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? और जो स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल रह गया था, जिसने नहीं किया है वो एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कल स्टार्टिंग में उसी पे बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो फिर आज थर्मोडायनामिक प्रोसेस से करते हैं बात। देखिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस अनलाइक किसी भी प्रोसेस की तरह वो प्रोसेस होगी जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करती हो। ठीक है, और अभी तक हमने जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल पढ़े हैं वो P, V और T है। ठीक है, अभी तक जो पढ़े हैं हमने। चलिए देखिए, पहली होती है हमारी आइसोथर्मल, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। एक होती है हमारी एडियाबैटिक, एक होती है हमारी आइसोकोरिक, एक होती है हमारी आइसोबारिक। ठीक है, आइसो सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समझ आ गई? एडियाबैटिक में केस में क्या होता है, चेंज इन हीट एक्सचेंज जीरो रहता है, कोई नई चेंज नहीं आता। अच्छा, इनमें क्या होता है, समटाइम हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। बार किसकी यूनिट होती है? तो आइसोबैरिक क्या होगा? ठीक है, तो बचा क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, इतना समझ आ गया भाई सबको? अब इसमें देखिए हम थोड़े से इसके आइसोथर्मल के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, मतलब एक जगह पे हम पढ़ लेंगे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो इसमें इंडिकेटर डायग्राम में क्या चीज़ बताई जाती है, क्या वर्क डन आता है, या क्या इसकी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हीट टेम्परेचर कांस्टेंट होना। और टेम्परेचर कब कांस्टेंट हो सकता है? टेम्परेचर तब कांस्टेंट हो सकता है जबकि हीट का एक्सचेंज आपको ऐसा दिखे कि भाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जितनी भी बहुत स्लो प्रोसेसेस होती है, ठीक है, स्लो प्रोसेसेस प्लस इनकी जो वॉल्स होती है वो कंडक्टिंग होती है, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी, यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है ना हीट का, वो फ्रीली एक्सचेंज होता है।
प्रोसेस स्लो होती है ताकि हीट एक्सचेंज के लिए उतना टाइम मिल जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस ना होने पाए, इसलिए बहुत स्लो होती है। और जो हमारा सिस्टम है ये जिसके साथ भी अटैच होंगी उसकी जो बोल्स होती है वो कंडक्टिंग बोल्स होंगी। हीट एक्सचेंज बहुत फ्रीली होता है और स्लो मैंने बता दिया क्यों होती है, ताकि टाइम इतना मिल जाए कि बिना टेम्परेचर के चेंज करे वहाँ पे फ्रीली हीट एक्सचेंज होता रहे। समझ आ गई? अच्छा देखिए, ध्यान देने वाली बातें। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और आपको याद हो ऐसा कौन सा लॉ होता है जो टेम्परेचर कांस्टेंट पे रिलेशन देता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, यानी कि पीवी कांस्टेंट। ठीक है, समझ आ गई? ये तो डायरेक्ट बात। न्यूमेरिकल के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। समझ आया? चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा अभी। अच्छा देखिए, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और एक और कौन सा होता है, गिब्स लॉ। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे जो काम करता है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि पीवी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट की बात। न्यूमेरिकल्स हमारे मिलेंगे हमें ऐसे, जिसमें हमें ये डायरेक्ट यूज करना पड़े। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, यहीं पे ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 10 ATM। बाकी सबका भी यही आ रहा है? चलिए वेरी नाइस, समझ आ गया ना? तो हमें डायरेक्ट ही यूज करना है कि P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन, तो ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे डिजिट भी आसान थी तो इसलिए, और आपको लैंग्वेज से भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें कहीं भी नहीं बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, मैं लिख रही थी फिर मैंने इसीलिए हटाया। टेम्परेचर आपको एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं बोला है, कांस्टेंट ही हो गया इसका मतलब, और आपसे प्रेशर पूछा हुआ है। ठीक है भाई? ये दो बातें आपको समझ आ गई। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ की बात करेंगे, और बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो P2 V2। ठीक है, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। जरा आप मुझे, मैंने भी फॉर्मूला आपको बताया है, स्पेसिफिक हीट के बारे में मुझे बताएगा कि भाई क्या होनी चाहिए इस केस में। आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए? फॉर्मूला आपको पता ही है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M dt। टेम्परेचर तो जीरो है, टेम्परेचर वेरिएशन आना ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी?
ठीक है, डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, जो कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, 1 होगी, 100 होगी, तो शुड बी इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एम आई क्लियर है? चलिए इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करें। ठीक है, अच्छा अब देखिए, डायरेक्ट भी बता सकती हूँ मैं आपको स्लोप, पर एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि भी कैसे आ रहा है। पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी इंटू वी प्लस पी इंटू डी पी डी वी 0। तो यहाँ से आप स्लोप, स्लोप मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो पी अपॉन डी वी क्या जाएगा आपके पास, माइनस पी अपॉन, ठीक है। तो स्लोप ये डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं आपको बता के चलूँ कि भाई मोस्टली डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, तो आप इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने कैलकुलेट करना बताया, ठीक है। स्लोप समझ आ गया? नहीं, नोट्स तो मैं आपको दे दूंगी, मतलब अभी जैसे आज तो सेकंड डे तो डेमो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो आज आप कर लो, ठीक है। मैं आज मतलब ये हो जाएगा भाई, जिसको ज्वाइन करना है करिए, जिसको नहीं करना है करिए। तो आज जो है पूरा आपका बैच बन जाएगा, ठीक है। और जब बैच बनेगा तो मैं आपको ग्रुप बना दूंगी, इंडिविजुअल सेंड करने की बजाय मैं पर डे के नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। ऑल्दो मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करती हूँ अपने नोट्स में, इवन सेपरेट कलर पेन से, ठीक है। बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ कैसे होना चाहिए। यहाँ तक का भी सबको समझ आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं वर्क डन की। जैसे हमने न्यूमेरिकल किया भी था और इस पे न्यूमेरिकल्स आते भी हैं, तो इसके लिए वर्क डन टेम्परेचर कांस्टेंट है पी डी वी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल या 1 to 2, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो म्यू मोल एन मोल्स के लिए जो आएगा, देखिए इसके डायरेक्ट रिलेशन होता है एन आर एन आर टी log E V फाइनल अपॉन V इनिशियल। लेकिन हम log E यूज़ नहीं करते, हम 10 का पावर यूज़ करते हैं, तो हम उसको log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2.303 nRT log 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये समझ आ गया? ठीक है। तो मुझे जरा ये बताइए, अगर कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम प्लस माइनस क्या होगा, सॉरी वर्क डन प्लस होगा माइनस होगा, और अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन में प्लस होगा, कंप्रेशन में माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन में ये वैल्यू ऊपर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको हीट में कन्वर्ट करने के लिए बोलूँ तो आप मुझे खुद बताइए हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप डायरेक्ट 4.2 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन जनरल आप लिखने जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल,
इसी के नीचे हम J से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम फॉर्मूला फॉर हीट। समझ आ गया भाई इतना? और एक और यहाँ पे डिसाइड फॉर्मूला याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है और हम अगर आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑल द कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये याद रखने की चीज़ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। और जब हम किसके लिए बात कर रहे हो, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये बता दिया ना, आप ये बोल रहे हो कि मैम अभी यहाँ पे बता रही है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, तो अब जब मैं इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको तो क्या होगा, ये चीज़ें वापस आपके समराइज की जाएंगी। भाई आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, वो जीरो किस केस में हो रही थी, ठीक है, तो आइसोथर्मल में हो रही थी। फिर आइसोथर्मल में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो हम ये सारी चीज़ें वापस उस टॉपिक पर रिवाइज करेंगे, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग या कनेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी फैक्ट्स हैं फिर आपके याद हो जाएंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, न्यूमेरिकल सम करने वाला है इसमें। या इसमें कोई किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो आपका क्वेश्चन है अ ग्राम मॉलिक्यूल करिए। अच्छा, आपको दो चीज़ें बतानी, एक बार मुझे बताना है W एंड Q, Q बताना है जूल के अंदर और Q बताना है आपको कैलोरीज के। ठीक है, दोनों चीज़ें बतानी है कि कैलोरी में क्या वैल्यू होगी हीट की और जूल की टर्म्स में क्या होगी। ट्वेंटी टू पॉइंट चलिए आप इंडिविजुअल बताइए, फिर मैं बताती हूँ। 22 पॉइंट क्या है? 908 किलो। ठीक है, एंड ये सेकंड 2 पॉइंट कौन बोल रहा था? 2.30
ठीक है, और किसी का आया अभी? ये किलो जूल है, जूल है? ओके नाइस। कैलोरी में कितना आ रहा है? 548 कैलोरी। ठीक है, एनी और किसी ने निकाला अभी? चलिए, सबका यही आ रहा है। ये वाला थोड़ा करेक्ट करिए भैया, आपका पॉइंट में मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, ये 2.3 वाला ठीक है। सबको समझ आ गया भाई कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, या दूसरा क्वेश्चन भी दूं? चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए। और ट्रिपल कर लेते हैं इस बार, करिए। हो गया भाई? कितना आ रहा है? चलिए, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आएगा। फॉर्मूला समझ आ गया, एप्लीकेशन समझ आ गई। अगर बगडा निकालने बोले बगडा निकालना है, हीट निकालने बोले तो हीट निकालना है। चलिए, अब आइसोथर्मल का एक खत्म हो जाता है, बस स्टिल हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। अब मुझे एक एक करके बताएगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट? इनफाइनाइट। कौन सा लॉ फॉलो करता है ये गैस का? बॉयल्स लॉ। इसका एक्सप्रेशन? ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्म में पता होना चाहिए। स्लोप माइनस पी अपॉन वी। ठीक है, और वर्क डन देखो, ड्राइव अगर आपको करना है तो इस फॉर्मूले से करोगे। यहाँ पे P की वैल्यू आप V की टर्म्स में कर दोगे। कैसे? जैसे PV इज इक्वल टू K, तो आप यहाँ से P की वैल्यू V के टर्म्स में रख दोगे, एंड दिस K इज बेसिकली RT। तो अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्राइव करके देखना चाहते हो कर लेना, पर PGT के लिए ड्राइव करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, इट इज 2.303 N RT log base 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और यही अगर मुझे Q निकाल
2/J, ठीक है। एक इलास्टिसिटी का और फॉर्मूला याद रखना आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल के केस में ये डायरेक्टली बराबर होता है प्रेशर के, ठीक है। इतनी बातें आप सबको समझ आ गई? चलिए, अब न्यूमेरिकल में एक ध्यान देने वाली बात थी, मैंने उसमें कहीं पे भी आपको बोला 1 मोल के लिए हम गैस अप्लाई कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में 1 मोल की जगह मैंने क्या लिखा था? ग्राम मोलिक्यूल, ठीक है। तो जो हम लिखते हैं ना कि भाई 1 मोल हो गया तो उसका मतलब 1 ग्राम मोलिक्यूल होता है। समटाइम्स आपको ऐसा ना पूछ के ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई उसमें कितने मोल्स होंगे या इनकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूनिट चेंज करते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूले में वेरिएशन आ जाता है, जो हम काइनेटिक्स में पढ़ लेंगे ज़्यादा। आइसोथर्मल तक आपको सब क्लियर है? हाँ जी बताइए। आइसोथर्मल तक आपको सब समझ आ गया? अब मुझे ये बताइए, मुझे एडियाबेटिक स्टार्ट करना है क्योंकि अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड है काफ़ी, या फिर आप यहाँ तक का रिवाइज करके हम कल यहाँ से स्टार्ट करें? या एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसके फैक्ट लिख लेते हैं एडियाबेटिक के, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, चलेगा? चलिए, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी ना न्यूमेरिकल करने से पहले। बट यस, एडियाबेटिक पे हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट बनते ही इस पे। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या खास बात है कि हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो इस हिसाब से इसकी जो मोल्स होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। जो सिस्टम की वॉल्स है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करेगी। ये समझ आ गई? दूसरी, जैसे हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस क्या होती है? बहुत सडन होती है, इतनी तेज होगी कि हीट एक्सचेंज को टाइम ना मिले। जबकि वहां पे क्या था? इतना फ्रीली करो कि हीट एक्सचेंज पूरी तरह से हो ताकि टेम्परेचर में वेरिएशन ही ना आए। दोनों का फर्क आपको समझ आ गया? इतना समझ आ गया? देखिए, यहाँ पे जैसे उसमें बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, कंपैरिजन नहीं करेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे वरना कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे पॉइजन्स लॉ फॉलो होता है, पॉइजन्स लॉ या पॉइजन रिलेशन क्या कहता है? पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। पहले गामा के बारे में पढ़ लेते हैं। गामा क्या है? रेशो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस का कॉन्सेप्ट है, पढ़ना काइनेटिक में है, बट न्यूमेरिकल के लिए आपको जितना चाहिए वो मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 मोन एटॉमिक के लिए। अगर हमारी गैस मोन एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? 1.66। 1.40 होगी इसकी वैल्यू अगर हमारी गैस डायएटॉमिक है, और इसकी वैल्यू होगी 1.33 समथिंग अगर हमारी ट्राइएटॉमिक होगी, ठीक है। और हम यहीं तक की बात करते हैं, इससे ज़्यादा हम बात करते ही नहीं है इसमें। समझ आ गया? ये याद रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज से P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। एवरी रिलेशन, 3 रिलेशन है इसके, हम तीनों का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बट आप आज पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, ठीक है भाई। पहला रिलेशन समझ आ गया? दूसरा रिलेशन की बात करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर। तो T V की पावर 1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। पूछा क्या जाएगा आपसे? टेम्परेचर, वरना आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तो दे विल आस्क फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में बनाएंगे तो T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीनों रिलेशन समझ आ गए? एडियाबैटिक प्रोसेस हीट चेंज नहीं होता है, एक्सचेंज नहीं होगा, जीरो होगा, परफेक्टली इंसुलेटिंग होल्स होगी, और जितनी भी सडन प्रोसेसेस होती है, ऑल ऑफ सडन जितनी भी चीज़ें होंगी वो एडियाबैटिक होती है, और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है? इरिवर्सिबल। वेयर एज अगर हम कंपैरिजन करें, देखें सारी आइसोथर्मल रिवर्सिबल नहीं होती है, बट अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि भाई एडियाबैटिक होगी कि आइसोथर्मल होगी, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल होती है। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, अगर आप इसका स्लोप बनाना भी चाहेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एक बार और करके भी दिखा देते हैं। यह आता है माइनस गामा पी अपॉन वी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही कि भाई इनके बीच में क्या स्लोप आता है, क्या रिलेशन है, या अगर आप यहीं से करना चाहें तो जो स्लोप है किसका? एडियाबैटिक का, वो गामा टाइम्स है किसके? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, दोनों एडियाबैटिक के बीच में गामा का रिलेशन होता है। और ये तो सिर्फ स्लोप की बात हुई। अगर इसी चीज को हम इंडिकेटर डायग्राम पे बना के देखें भी तो क्या बनेगा? तो बनेगा कुछ इस तरह से। देखिए, जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो गामा टाइम्स है, तो कर्वेचर किस में ज्यादा दिखेगा मुझे? आइसो में कि एडियाबैटिक में? बिल्कुल, एडियाबैटिक स्लोप स्टीपर होता है। तो मुझे ये बताइए, अगर मैंने ये जो है बनाया है एक्सपेंशन के लिए, तो एडियाबैटिक कौन सा होना चाहिए, आइसोथर्मल कौन सा होना चाहिए? ये ए और दिस इज बी। ये आपका होगा आइसोथर्मल, ठीक है, और ये होगा आपका एडियाबैटिक। तो अगर मैं आपको यहीं से वर्क डन पूछूं तो भी वर्क डन किस में ज्यादा हुआ है, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? बिल्कुल, एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन इन आइसोथर्मल होगा वो ज्यादा होगा वर्क डन इन, ठीक है। ये चीजें मतलब आपको ग्राफ से यही रिलेशन होता है एक्चुअली, जिसको मैं कनेक्टिविटी बोलती हूँ। भाई मैं यहाँ पे बता के निकल सकते हैं ना आराम से कि भाई दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज ये, और इसका ज्यादा स्टिफर है और दोनों का रिलेशन ये है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा इंडिकेटर डायग्राम के बारे में कि एरिया किसको बताता है, वर्क को बताता है। तो इसका वर्क कम हो गया और इसका वर्क ज्यादा हो गया। यही उल्टा केस बन जाता है कंप्रेशन के केस में। ये हो जाएगा इस बार एडियाबैटिक और ये हो जाएगा आइसोथर्मल। तो जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो एडियाबैटिक इस बार ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। ये चीजें समझ आ गई भी? ठीक है, अब इसमें एक बार बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की कि क्या होगा। चलिए इस बार बताइए स्पेसिफिक हीट क्या होगी। आइसोथर्मल में तो इनफाइनाइट थी, इस बार क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इस बार Q 0 है तो हमारी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी आइसोथर्मल के लिए?
वर्क का फॉर्मूला याद करेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। इसको इजी याद रखना पड़ता है 1-2 की फॉर्म में। तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं था, बट यहाँ पे हम टेम्परेचर का रिलेशन कर सकते हैं। जैसे PV को हम क्या रख सकते हैं, nRT, या 1 के लिए बात करें तो RT रख सकता है ना। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, R कांस्टेंट है, तो इट विल बिकम R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है भाई। अगेन न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। मुझे क्यों के लिए फॉर्मूला बताइए, यहीं से क्या बन जाएगा, बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन J1 माइनस गामा, या फिर R T2 माइनस T1 अपॉन J1 माइनस गामा। यहाँ तक क्लियर है। एंड लास्ट थिंग, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जो E एडियाबैटिक होता है वो गामा टाइम्स होता है प्रेशर के। ठीक है। तो जैसे हमने स्लोप में रिलेशन बनाया था, ऐसे ही एडियाबैटिक गामा टाइम्स होता है किसका, आइसोथर्मल का। ठीक है। अगेन डायरेक्ट वन। अब यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है? अभी तक के पढ़े हुए कोई भी टॉपिक में आपको किसी को डाउट हो? ओके, तो फिर हम आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करें। कल यहाँ के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। अब ट्राई कर सकता है इसको आप लिख लीजिए। सबने कॉपी कर लिया? किसी को कुछ पूछना आज की क्लास से? ओके, चलो फिर माइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।
एंड यस जिसको ज्वाइन करना है, क्योंकि डेमो तो अभी नहीं है, जिसको ज्वाइन करना है दे विल टेक्स्ट मी नाउ. ओके, थैंक यू गाइस.